गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3 लेक्चर हम कर चुके हैं, ये 4th लेक्चर है और उसका फर्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ चार्ज। आप सभी को पता है कि चार्ज की जो एसआई यूनिट वो कूलम होती है, ठीक है, लेकिन हमने इसको डिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। आपको पता है कि चार्ज यूनिट कोई पूछे चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, लेकिन उसको डिफाइन कैसे करना है। डिफाइन करने का मीनिंग ये है, ठीक है जी चार्ज यूनिट कूलम है, मैं आपसे पूछूं कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है, आप बताओ। आप नहीं बता पाओगे 1 कूलम चार्ज कितना होता है, तो ये हमने डिफाइन करना है इसको कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है। इसका आंसर भी आपका फार्मूले से ही आएगा। देखो फार्मूला बड़ी काम की चीज है, कोई भी फार्मूला आपका वो ये बताता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी किस किस पे डिपेंड करेगी, जो फार्मूले में आते हैं उन फैक्टर पे डिपेंड करेगी। उसको डायमेंशंस भी कहां से निकालोगे, फार्मूले से निकालोगे। किस चीज को बढ़ाएंगे तो ये इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कहां से पता चलेगा, फार्मूले से। और किसी भी चीज को आपने डिफाइन करना है वो भी कहां से होगा, उसके फार्मूले से आप डिफाइन कर पाओगे। जैसे अब आपने चार्ज को डिफाइन करना है तो कल आपने कूलम्ब्स लॉ सीखा था, उसी में से चार्ज को हम क्या करेंगे, डिफाइन। उसका भी एक तरीका बताता हूं कैसे करते हैं। तो कल आपने देखा था कि 2 पॉइंट चार्ज है, क्या हुआ नेट है, क्या हुआ, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, r मीटर। तो फोर्स कितनी लगेगी मैं आपसे पूछूं, आप कहोगे जी F = K Q1 Q2 r, इतनी फोर्स लगेगी। और K की बाद में वैल्यू भी रख दी थी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r। तो इस फार्मूले के अंदर K की वैल्यू कल हमने लिखी थी, क्या होती है 9 × 10⁻⁹ इतने K की वैल्यू। तो अब ये आपका फार्मूला है। अगर आपने इसमें किसको डिफाइन करना है, चार्ज को, तो जब भी आपने कुछ डिफाइन करना है इसको छोड़ के सभी की वैल्यू 1 पुट कर लें। क्या पुट कर लें, 1। जैसे कि तो ये डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू 1 पुट कर लेंगे। ये K, इसकी वैल्यू तो आप 1 नहीं कर सकते क्योंकि फिक्स है, इसकी वैल्यू तो ये इतनी है, इसको तो आप 1 मान ही नहीं सकते, कल हमने देखा था। तो फिर क्या करें जी, 1 कैसे आई, इस फोर्स की वैल्यू भी आप इतनी ही मान लो। फोर्स की वैल्यू कितनी ले लें, 9 × 10⁻⁹। फिर क्या उससे उससे ये होगा कि फोर्स और ये K क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और नीचे क्या आ जाएगा 1, और आप चार्ज को क्या कर दोगे, डिफाइन कर दोगे, लिख सकोगे। चलो इसको करते हैं। नेट Q1 = Q2 = यानी आपने जो 2 चार्ज लिए थे ना वो सिमिलर ले लिए, जितना एक है उतना ही दूसरा, यानी ये भी Q है और ये भी कितना है, सिमिलर चार्ज आपके पास, ठीक है। दूसरी बात, R डिस्टेंस को ले लिया हमने 1 मीटर, ठीक है। K को तो आप 1 नहीं ले सकते क्योंकि K की वैक्यूम के लिए वैल्यू ये है, तो ये ही ले लेंगे। फोर्स को ले लीजिए F = 9 × 10⁻⁹। देखो ये सभी चीजें इस फार्मूले में आप बोलो क्या आएगा। देखो फोर्स की जगह 9 × 10⁻⁹ रख दिया, फोर्स की जगह इज इक्वल टू K की जगह K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ हो गया। Q1 Q2 इनकी जगह Q × Q, क्या आ गया, Q का स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर है, की वैल्यू कितनी दी, 1 मीटर। अब ये हो गया जी आपका कैंसिल, नीचे 1 है, क्या आ गया, Q स्क्वायर = 1 एंड Q = ±1। 1 क्या चार्ज की यूनिट आप क्या लिखोगे, कूलम होती है, चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम। तो बस वही मैथमेटिकल डेफिनेशन वाली बात आपकी। अब ये जो लिखा हुआ है, जो भी आपने अजम्पशन मानी है, आप इनको अपनी डेफिनेशन में लिख दो। देखो आपको क्या लिख रहा है, चार्ज = 1 कूलम, प्लस माइनस प्लस भी हो सकता है, चार्ज = 1 कूलम। कब होगा, कब आया ये 1 कूलम, जब हमने ये सब किया है तब ही तो आंसर निकला है, चार्ज = 1 कूलम। कब, when two similar charge placed at a distance of 1 meter
इन ए वैक्यूम, क्योंकि K की वैल्यू किसमें होती है, वैक्यूम में होती है, इन ए वैक्यूम। आगे exert a force on each other of the magnitude 9 into 10 raised to power 9 Newton, then these two charges are of 1 coulomb। अब ये बात समझ में आएगी? ये था आपने चार्ज को डिफाइन करना था, तो हमने सिर्फ चार्ज को छोड़ दिया, बाकी क्या कर लिया 1, सारी फार्मूले पुट कर दी। चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम्ब। चार्ज 1 कूलम्ब का तब होगा जब दो बराबर अमाउंट के चार्ज हो, मॉलिक्यूल बराबर हो, और उनको कहां रखें, वैक्यूम में। कितनी दूरी पे रखें, 1 मीटर पे, और वो अगर एक दूसरे के ऊपर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स अगर वो लगा रहे हैं, तो पक्का वो चार्ज कितने के हैं, 1 कूलम्ब। आपकी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मान लिया दो चार्ज आपके पास, एक ये है, दूसरा ये है। हमें नहीं पता ये कितने के हैं, बस ये पता है कि ये सिमिलर हैं, जितना ये है उतना ये है। और अमीन को कहां रख दें, वैक्यूम में। कितनी दूरी पर रख दें, 1 मीटर पे। और अगर ये दोनों एक दूसरे पे इतनी फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका सीधा साधा मतलब क्या है, ये दोनों चार्ज 1 कूलम्ब के हैं। तो अब आपको ये पता चल गया कि 1 कूलम्ब चार्ज कितना होता है। आपको ऐसे इतना होता है कि इतनी फोर्स लगाई, तब जहां वैक्यूम में रखें और 1 मीटर की डिस्टेंस पे। तो ये हो गया आपकी एसेंट ऑफ चार्ज। सीजीएस जो यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, वो होती है आपकी स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब एसआई होगी कूलम्ब और सीजीएस होगी स्टेट कूलम्ब। एक इनमें रिलेशन होता है कि 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब। एक एसआई यूनिट 1 × में वो एक एसआई यूनिट यानी 1 कूलम्ब किसके बराबर है, 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब के सीजीएस यूनिट के बराबर। अच्छा, स्टेट कूलम्ब का हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन। और ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको भी क्या बोलते हैं जी, स्टेट कूलम्ब का ही दूसरा नाम समझो, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये भी सीजीएस यूनिट है चार्ज। तो ये था आपकी चार्ज की यूनिट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है जी कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट टॉपिक। तो एक होता है कंटीन्यूअस, दूसरा होता है डिस्क्रीट। कंटीन्यूअस का भी नहीं होता जी लगातार, और डिस्क्रीट का भी नहीं होता है अलग अलग। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि आपका वाटर है कहीं पर, तो कंटीन्यूअस है जहां तक है मिला हुआ है, और डिस्क्रीट का मीनिंग अलग अलग। जैसे क्लास में बच्चे बैठते हैं, स्टूडेंट में आप बैठते हो क्लास में, तो सभी क्या है, डिस्क्रीट है। ये आपका सोनू, ये मोनू, ये राहुल, ये वगैरह वगैरह सब अलग अलग है, डिस्क्रीट। ठीक है। और कंटीन्यूअस का मीनिंग क्या होता है, लगातार। ठीक है। अब टॉपिक है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपसे पूछूं, बताओ कि चार्ज डिस्क्रीट होता है कि कंटीन्यूअस? तो आप कहोगे सर चार्ज तो डिस्क्रीट होता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि 1 इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। हमने ये बात करी थी। और जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है क्वांटाइजेशन में हमने देखा था, तो इसका इंटीजर मल्टीपल होगा, यानी चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या फिर 2 होगा या 3 होगा, तो ये तो डिस्क्रीट हो गए ना, अलग अलग। तो चार्ज का नेचर कैसा है, डिस्क्रीट ही होता है चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा तीसरा। लेकिन कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? क्योंकि देखो अगर हम एक स्मॉल एरिया भी ले लें, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है, इस पे है मैक्रोस्कोपिक लेवल, या मैं स्मॉल एरिया ले लिया। अब इसमें जो चार्ज है वो है तो कंटीन्यूअस है, तो डिस्क्रीट, लेकिन वो डिस्क्रीट नहीं रह सकता, क्योंकि इस स्मॉल एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज तो इतना कम होता है जी, आप उसको अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो इसके अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन रखोगे जितने इसमें होने चाहिए, तो क्या हो जाएंगे, आप कंटीन्यूअस हो जाएंगे, डिस्क्रीट होते हुए भी। देखो इस बात को अच्छे से समझो। भाई मान लिया मेरे पास ये इतना एरिया है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन रखने हैं मैंने जो डिस्क्रीट होते हैं। अब मैं 4 इलेक्ट्रॉन रख दूं, 2 रख दूं, एक ही रख दिया, एक पूछूं ये डिस्क्रीट है कि कंटीन्यूअस? आपका डिस्क्रीट है जी, ये रहा, एक ये रहा। 3 रख दूं तो अब भी डिस्क्रीट है, 4 रख दूं तो अब भी डिस्क्रीट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का साइज हमें पता है कि जब आप एक सुई की नोक रखते हो ना, उसके नीचे लाखों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इतने एरिया में,
जितना एरिया में आप सुई की नोक रखते हो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लाखों। तो अब ये इतना बड़ा एरिया है तो इसमें तो पता नहीं कितने करोड़ों इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसके अंदर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन को रखने लगोगे ना ऐसे, तो क्या हो जाएगा ये देखो आप, क्या ये अलग अलग रह पाएंगे? सारा मिलकर क्या हो जाएगा, ये देखो इस तरह से हो जाएगा। क्या ये कंटिन्यूस नहीं हो गया? कहां दिख रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉन का, सारा का सारा ब्लैक दिख रहा है जी। आपके बात समझ में आ गई कि नहीं भाई? इस एरिया में ठीक है, मैक्रोस्कोपिक जब देखते हैं एरिया स्मॉल ही है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल से जब देखें तो इसमें तो पता नहीं कितने करोड़ों खरबों अरबों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और जब आप उनको रखने लग जाओगे तो ये डिस्क्रीट अलग अलग ना होके क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा। आपके बात समझ में आएगी नहीं? चार्ज डिस्क्रिएट होते हुए भी हम क्या ट्रीट करेंगे, कंटिन्यूस। क्या ट्रीट करेंगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके पीछे की स्टोरी क्या है एक बार आप वो देख लो, हमें क्यों इस टॉपिक की जरूरत पड़ी वो देख लो, आपके समझ में आएगा। देखो मैं आपसे कहता हूं जी मेरे पास दो चार्ज हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच में कितनी फोर्स लगेगी, डिस्टेंस है r। और इस Q1 का भी पीछा छोड़ो, मान लिया जी मेरे पास Q0 चार्ज है, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, यानी इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव है उतना क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। मेरे पास ये दो चार्ज है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच में फोर्स कितनी लगेगी, तो आप जल्दी से बताओगे सर कूलम्ब्स ने बताया था, कूलम्ब्स ने बताया था इनके बीच में कितनी फोर्स लगेगी, वो बताई थी F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r²। ये बताई थी। ये पहला चार्ज होता है तो यहाँ आप Q0 ही लो, Q0 का कोई बात नहीं, इतनी फोर्स ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पर Q3 का दिमाग में आता हूँ, Q3 आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, मैं Q5 कर दूं, Q5 आ जाए कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये तो डिस्क्रीट की सेंस में था, किसकी सेंस में था, डिस्क्रीट की। अब आप एक बार अपने दिमाग का यूज करके ये बताओ मेरे को, अब मैं थोड़ी सी बात को चेंज कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी ऐसे डिस्क्रीट चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज तो डिस्क्रीट नहीं होता। मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ Q1 चार्ज है और जो दूसरा चार्ज है फोर्स लगनी है वो इस बोर्ड के सरफेस पे है। कहाँ, इस बोर्ड के सरफेस पे। इस बोर्ड के चार्ज क्या है, कंटिन्यूस, आपको पता है। तो जब आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो आप लिख दोगे 1/4 एप्सिलॉन। पहला चार्ज तो ये लिख दिया Q0 है, अब दूसरा चार्ज इस बोर्ड के सरफेस पे कितना है वो आपको नहीं पता। मैं अगर मैं सीधा तो बता दूं कि Q2 है तो आप Q2 रख दोगे, लेकिन मैंने तो ये कह दिया कि कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड इसके ऊपर। आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए जी? फर्स्ट चार्ज तो ये हो गया, Q0 लगा लो, Q1 कुछ भी लगा लो, और दूसरा चार्ज इस बोर्ड के सरफेस पे है। अब बताओ फोर्स कितने लगेगी, तो आपको फोर्स बताने के लिए पहला चार्ज तो हो गया, लेकिन दूसरा चार्ज इस बोर्ड के सरफेस पे कितना है वो आपने निकालना पड़ेगा। अब वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस बोर्ड के सरफेस के एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है वो पता कर लेंगे। यूनिट एरिया में कितना चार्ज हो क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे, और फिर इसके पूरे के एरिया से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एडवांटेज है। आपकी बात समझ में आएगी नहीं? अब जो टॉपिक आने वाले हैं, अब तक तो सीधा बता दिया जी Q1 चार्ज है, Q2 निकालो, फोर्स निकाल दी। अब आपको ये नहीं बताएंगे कि सीधा ये Q1 और Q2 है। अब मैं ये कहूंगा जी कि पूरे का पूरा इस दीवार के ऊपर चार्ज है और आप बताओ कि कितनी फोर्स लगेगी, एक चार्ज ये है, दूसरा इस दीवार के ऊपर, कितनी फोर्स लगेगी, तो आपको इसकी यूज पड़ेगी। अब दूसरी चीज ये है, तीन चीजें होती हैं। एक तो चार्ज हो सकता है जी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक होता है एरिया के ऊपर, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक होता है जी वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये तीनों एक एक करके हम कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास तीन तरह की ज्योमेट्री है जो हम यूज करेंगे। फर्स्ट देखो, आपके समझ में आ जाएगा, सिंपल है। ये चार्ज सिर्फ एक लाइन के ऊपर, कहाँ हो, लाइन क्या होती है, जिसकी ब्रेड्थ नेग्लिजिबल हो, सिर्फ लेंथ हो, उसको आप लाइन बोलते हो।
चार्ज कहाँ है, लाइन पे, ठीक है। दूसरा सरफेस एरिया, जैसे कि मैं कहूँ कि आप जिस रूम में बैठे हुए देख रहे हो उसका सरफेस एरिया कौन सा है, तो आप सरफेस एरिया कौन सा बताओगे, जिसके आप ऐसे हाथ लगा सकते हो, यानी कि ये दीवार, ये लेफ्ट राइट छत का और नीचे का, ये एरिया होगा उसका, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सा होगा रूम का, वॉल्यूम को मीनिंग अंदर वाला स्पेस कितना भी है, ये क्या है उसका वॉल्यूम। तो तीन तरह से चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, एक तो लाइन के ऊपर हो, दूसरा सरफेस पे हो, जैसे ये बोर्ड का सरफेस है 2D, लाइन क्या होती है वन डायमेंशंस, केवल लेंथ होती है, सरफेस एरिया में दोनों आ जाती है, लेंथ भी और ब्रेड्थ भी, और वॉल्यूम में क्या आता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। तो इन तीनों के हिसाब से हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना है हमने, लेकिन चार्ज कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है तो हम डेंसिटी निकाल लेंगे कि एक यूनिट में कितना चार्ज है, और फिर उस डेंसिटी को क्या कर देंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने स्पेसिफिक नाम दे दिया, लाइन वाली जो डेंसिटी होगी उसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, लाइन चार्ज डेंसिटी। देखो मान लिया कि टोटल ये जो लाइन है इसकी लेंथ है जी डेल्टा है, और इसके ऊपर जो ये चार्ज है कितना है, डेल्टा क्यू, तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ, क्या है ये चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। के बात समझ में आई कि नहीं, हमने सिर्फ क्या निकाल लिया कि एक यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है, ताकि जब आपसे ये यूज करवाया जाएगा कूलम्ब्स लॉ तो हम सीधा कर देंगे। जैसे इस एग्जांपल में देखो, पहले तो यूनिट देख लो, मैंने बताया था यूनिट फार्मूले से आती है, तो कोई लैम्डा की यूनिट पूछे लाइन चार्ज डेंसिटी की, ऊपर तो चार्ज है, चार्ज की तो कूलम्ब और लेंथ की मीटर, तो क्या आ गई कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। दूसरी इसकी देखो, अब वो कहते जी लाइन के ऊपर चार्ज है, ठीक है, हमें नहीं पता कितना है, बस ये कह दे कि लेंथ L है, लाइन है जो ये, इसकी लेंथ कितनी है L है, ये रही, और जो चार्ज है दूसरा वो है क्यू नॉट, इनके बीच में डिस्टेंस है r, बताओ जी कितनी फोर्स लगेगी, तो फोर्स का फार्मूला F = 1/4πε0, पहला चार्ज क्यू नॉट, दूसरा चार्ज जो इस लाइन के ऊपर है, अब एक यूनिट लाइन में कितना होता है, लैम्डा होता है जी, नहीं ये तो बड़ा है भाई, लाइन चार्ज एरिया में क्या है, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होता है लैम्डा, तो लैम्डा, और टोटल लेंथ कितनी है जी L, L से क्या कर देंगे, ठीक है, चार्ज करंट लेंथ को टोटल लेंथ से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया हमारे पास टोटल चार्ज, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या होगा r का स्क्वायर। आपकी बुक में क्या कर रखा है भाई, डेल L ले रखा है, क्या ले रखा है डेल L, स्मॉल लेंथ ले ली उसने पहले, तो F क्या हो जाएगी 1/4πε0 क्या नॉट, और ये लैम्डा इनटू में डेल L डिवाइड बाय r स्क्वायर, डेल L यानी स्मॉल लेंथ, और फिर इसका क्या कर दिया इंटीग्रेशन, क्या कर दिया इंटीग्रेशन में मीनिंग क्या होता है, सम अप करना, जोड़ देना, ये स्मॉल लेंथ डेल L मान ली इतनी ले ली हमने डेल्टा L लेंथ, ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट लेंथ से, तो ये तो स्मॉल लेंथ के लिए आया, और पूरे के लिए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपने प्लस वन में बहुत यूज किया है, क्या यूज होता है इंटीग्रेशन का, हम एक स्मॉल पार्ट्स के लिए निकाल लेते हैं और पूरे के लिए इसका क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन। आपके बात समझ में आ गई। सेम इसी तरह यहाँ आपका टोटल सरफेस एरिया डेल एस, टोटल चार्ज कितना है डेल क्यू, ज्योमेट्री अलग होगी ना, यहाँ तो लाइन थी, यहाँ सरफेस के ऊपर है चार्ज। अब आपको बार बार नहीं उठाया जाएगा, आपने खुद ने देखना है, आगे आगे टॉपिक आएंगे तो आप खुद अपना दिमाग यूज करके ये पता लगाओ कि हमें लाइन चार्ज डेंसिटी यूज करनी है या सरफेस या वॉल्यूम। मैंने आपको समझा दिया, सरफेस का मेरी सरफेस के ऊपर होगा, आप अपने दिमाग से देख लेना कि चार्ज है कहाँ, एक लाइन में है तो लैम्डा यूज करेंगे, सरफेस पे है तो सरफेस वाली सिग्मा, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम वाली, टोटल चार्ज टोटल सरफेस, दिस इज चार्ज पर यूनिट सरफेस। अब वही बात है, एक दूसरा चार्ज है क्यू नॉट, डिस्टेंस सेंटर से r, फोर्स कितनी लगेगी 1/4πε0, पहला चार्ज क्यू नॉट, दूसरा चार्ज इस सरफेस के ऊपर है, पता नहीं कितना है, अरे पता नहीं कितना का जवाब के लिए तो हमने ये किया है जी, बस ये देख लिया कि सरफेस है, कोई बात नहीं, दूसरा चार्ज निकालना है, पहले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और इनटू में एक बार हम डेल एस लिख देंगे और डिवाइड बाय r का स्क्वायर और पूरे का इंटीग्रेशन।
ऐसे ही क्या हो जाएगा वॉल्यूम वाला डेल के बटे डेल यूनिट आप देख लो क्या ये तो कूलम है और ये एरिया होगा ना लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो मीटर स्क्वायर क्या आ गई कूलम पर मीटर स्क्वायर यहां पर क्या आ जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब बिल्कुल इसी तरह से क्या हो जाएगा मान लिया क्या नोट है अब की बार आपको दिख रहा है कि ये तो वॉल्यूम में तो फोर्स क्या हो जाएगी F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज का नोट दूसरा अब वॉल्यूम में तो क्या यूज करेंगे रो यूज करनी पड़ेगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इनटू डेल V डिवाइड बाय r स्क्वायर और पूरे का इसका इंटीग्रेशन ये टॉपिक एग्जाम में आने वाले नहीं है और आएंगे भी नहीं कभी कोई बच्चा इनको रटने लग जाए ये सिर्फ समझने के लिए हैं हमने अभी कूलम्स लॉ सीखा है इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में हम उसका क्या करेंगे यूज करेंगे तो आपको एक तो सीधे चार्ज दे दे Q1 Q2 तो आप सभी लिख दोगे याद है अब कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी तो आएगा आगे तो नेक्स्ट जो आपके चैप्टर्स हैं उनमें कहीं पर तो ऐसे पाएगा चार्ज कहीं पर वॉल्यूम में होगा कहीं पर लाइन पे होगा मैं आपसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगा भाई ऐसा है बताओ मैं क्या यूज करूं लैम्डा करूं कि सिग्मा करूं कि मैं रो करूं तो आपने उसको देखते हुए बता देना है जितना भी चार्ज है चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज डेंसिटी तो हमने फिक्स ये ले ही ली अब हम सीधा उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे अब जितने टॉपिक मैंने इस चैप्टर में करवाए हैं आपने उतने ही करने हैं एक लड़की ने पूछा था कि रफ में करना है या फेयर में आप एक बार रफ कॉपी में निकाल के देखो देखो मैंने करवा दिया आप अपने बुक से प्रिपेयर करो फिर आप उसको एक बार रफ कॉपी में निकाल के देखो उससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कोई दिक्कत है क्या आपको कहीं आप बोल तो नहीं रहे हो या क्या कमी है रफ कॉपी में लिखने के बाद एक बार फिर पढ़ो फिर आपकी फेयर कॉपी उठाओ और फेयर कॉपी में बगैर देख के लिखो कोई भी बच्चा बुक से देख के नहीं लिखेगा फेयर कॉपी में कभी भी कोई भी बच्चा बुक से देख के फेयर कॉपी में नहीं उतारेगा अपने दिमाग से बस टॉपिक ये करना है ये देखना ये लिखना है बुक में और बुक को बंद करोगे अपने दिमाग से लिखना है फेयर कॉपी और आपकी कॉपी चेक होगी आपका फर्स्ट चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है कल हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर में जितना मैंने करवा दिया आपने उतना ही करना है ओके